खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अबीबराना। आप मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। नाज़रीन, एफबीआर की तरफ से कुछ अजीबोगरीब अपडेट्स आ रही हैं। एक शहरी ने ये कंप्लेन की, उन्होंने एक लेटर इशू किया जो कि उन्होंने ग़ालिबन प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ को लिखा था, कि जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट से एफबीआर ने कोई 2.5-3 करोड़ रुपया निकाल लिया है, जो कि ऑब्वियसली बिकेम अ बिग न्यूज़ कि अकाउंट से कैसे पैसा निकाल लिया। उसके बाद फिर एफबीआर ने उसकी कंफर्मेशन भी कर दी। उन्होंने कहा कि ये साहब जो हैं ये अपने आप को कहते हैं कि जी मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो टैक्स गोशवारे हैं उसमें रेजिडेंट शो किया हुआ है और इनको 12 नोटिस दिए गए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कंप्लाई नहीं किया और इन्होंने बैंक को कुछ जाली दस्तावेजात दिखाई और जी हाँ, इनके जो अकाउंट से उसमें से पैसे निकाले गए। अब ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी रेवलेशन है, एक बहुत बड़ा मामला है कि एफबीआर किसी के अकाउंट से पैसे कैसे ले सकता है। बहरहाल कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जी वो ले सकते हैं, वो कोई कानून है जिसके तहत ये ले सकते हैं। मुझे ये शक पड़ता है कि ये कोई रिसेंट टाइम्स में ये कानून बना होगा, ये को पास हुआ है और उसकी कोई चर्चा नहीं हुई, पता नहीं चला। जिस तरह ये टेलीकॉम वाला बिल था, ये तो पकड़ा गया ना टेलीकॉम वाला बिल, ये भी अगर ये पास करा लेते और 2 साल बाद पता चलता है कि किसी साहब के घर पे खंभा लगा गए हैं और वो जाकर केस करते, फिर मीडिया में बात आती, फिर हम कहते हैं हाँ बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा गलत हुआ। वो तो वही टाइम पे पकड़ा गया तो वो रोक लिया। ये मुझे लगता है ये जो एफबीआर वाला मामला है, ये भी कहीं पर इन लोगों ने कोई पास किया है और उसका पता नहीं चलने दिया, ये पता नहीं चला। और बहरहाल वो कहते हैं कि जी ये हमेशा से ये एफबीआर के पास राइट था, एफबीआर हमेशा से ये निकाल सकती है। लेकिन हम तो ये सुनते रहे कि एफबीआर का जो स्ट्रगल है वो ये है कि वो कहती है कि जी हमें आप बैंक अकाउंट्स तक रसाई दें, और हम बैंक अकाउंट्स तक अगर रसाई ले लेते हैं तो टैक्स का सिस्टम बेहतर हो जाएगा। अब अपेरेंटली उनको मिल गई हुई है रसाई, अब वो किसी के भी अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत ग्रेव इशू है जिसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होने जा रहा है। अब तो आई थिंक लोगों के कान खड़े हो गए हैं, जो लोग अपना पैसा बैंकों में रखवा के बैठे हुए थे। आप ये देखेंगे, लाजमी देखेंगे, 100% देखेंगे कि आई मीन नोइंग कि पाकिस्तानी क्या मेंटालिटी है, लोगों ने अपना पैसा निकाल लेना बैंकों से, वो अब बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे। और ये बड़ा ख़तरनाक मामला होने जा रहा है और लोग अपने घरों में पैसा लगेंगे। ऑब्वियसली दैट्स अ सिक्योरिटी कंसर्न, लेकिन लोग अब तो नहीं रखने लगे बैंकों में पैसा, तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। स्ट्रगल ये थी या बात ये थी कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी कंपनीज हैं, बड़े माफियाज हैं, उन पे हाथ डालना है एफबीआर ने, उनके पैसे निकलवाने हैं, उनके अरबों रुपया जो बैंकों में पड़ा हुआ है वहां से पैसा निकलवाना है। जो कि हमें बताया भी गया था कि कोई पता नहीं कितने 100-200 या 300 लोग हैं जिनके 700 अरब रुपया पड़ा हुआ है बैंक में और वो टैक्स नहीं देते। पैसा तो उनका निकलवाना था, ये एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसका इन्होंने वो पंगा डाल लिया और उसने भी उसको पब्लिक कर दिया है। अब सबको पता चल गया है कि एफबीआर आपके अकाउंट से पैसे निकलवा सकती है, तो अब आप देखिएगा कि लोगों ने अपने पैसे जो है वो सिक्योर कर लेने हैं। वो सिक्योरिटी कंसर्न बन जाएगा एज ए सेड, कि जब लोग अपनी तिजोरियों में, घरों में पैसा करोड़ों रुपया रखेंगे तो फिर वो एक अलग मसला बन जाएगा, डाके चोरियां जो हैं वो बढ़ जाएंगी। तो ये इस तरफ सूरत हाल जा रही है, बजाय इस मुल्क में कोई सिस्टम बेहतर हो, अजीबोगरीब शक्ल लेती है। हमारे इदारे ना अजीबोगरीब काम करते हैं, ऐसी कार्रवाई डालते हैं कि सारा काम प्लान जो है ना वो चौपट हो जाता है। अब जो लोग सोच रहे होंगे, लेट्स सपोज जो हायर पोस्ट पे बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि यार ये जो 750 अरब रुपया लेके बैठे हुए हैं, हम इन पे कार्रवाई करेंगे, हम इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे। एक किसी अफसर की कार्रवाई, एक किसी के वो मामले से कि उसने एक ओवरसीज वो कतर में बंदा बैठा हुआ है, उसके कोई पैसे हैं, वो अपना गलती हुई है ना, उसने अपने आप को रेजिडेंट शो किया हुआ है, उसमें वो टैक्स लागू हुआ, उसको नोटिस दिए, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया या रिस्पॉन्ड में उसने वो जमा नहीं कराया, उन्होंने पकड़ के उस अकाउंट से पैसा निकाल लिया, अब वो खबर बन गई। अब सबके कान खड़े होंगे, सब भाग जाएंगे अपना पैसा लेके और फिर हमें बताया जाएगा जी पैसे तो है ही नहीं बैंकों में, अब क्या करें। तो कैसी कार्रवाई है ना, कैसे ये बारीक कार्रवाई डाली जाती है। तो ऐसा होता है जी हमारे मुल्क में। और नाज़रीन, हुकूमत ने ऑयल प्राइसेस को चेंज नहीं किया और इसको कंटिन्यू किया है 299.50 पर पेट्रोल की प्राइस को, और जो पेट्रोल पंप पे मिलती है वो 301 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा आपको पेट्रोल प्राइसेस मिलती हैं। अब ये एक अजीबोगरीब मामला है, इसका थोड़ा सा मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। नंबर जो हैं वो देखें कि जो चीज़, जिस चीज़ से मुझे इशू है वो ये है कि 27 फरवरी यानी कि एक दिन पहले, जंग अमेरिका और ईरान की जंग से पहले जो पाकिस्तान में कीमत थी वो 258.17 रुपये कीमत थी। ठीक है जी, 258.17 ऑन 27 फरवरी।
और उस टाइम ऑयल प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में थी वो ब्रेंट क्रूड की $72.48 थी, और जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है WTI उसकी 67.02 थी, और दुबई क्रूड जो है प्लैट्स जिसके ये जिस तहत बाय करते हैं वो 68.5 थी पर बैरल, और जो DME ओमान क्रूड है उसकी 68 से 69 रुपीस थी पर बैरल। अब इसमें बात ये है कि हमारे हाँ उस टाइम जो कीमत थी वो 258 रुपीस थी। अब जो इस टाइम कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में वो तकरीबन सेम है, यानी कि जो ब्रेंट क्रूड वगैरह है उसकी तो $1 कम है इस टाइम, बल्कि वो तो इस टाइम 69 पे भी वो पहुंचा है या 69 पे रुका हुआ है, या आप अपने सामने की कीमतें देख सकते हैं। और जो दुबई और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की कीमतें हैं वो भी तकरीबन सिमिलर हैं, लेकिन प्राइस हमारे यहाँ ₹301 है। तो ये क्या साइंस है? यही कि February 27 पर जो चीज़ 258 की थी और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइसेस तकरीबन सेम थी, उसकी अब जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में सेम है या थोड़ी सी हम इस टाइम कम है एज कम्पेयर टू 27 February, लेकिन हमारे मुल्क में उसकी कीमत ₹301 है। तो ये तकरीबन ₹42-43 का डिफरेंस किस चक्कर में है? ये मेरा बुनियादी सवाल है इन लोगों से। अब इसमें ये बहुत सी तौजीहात पेश करते हैं, हो सकता है कि ये ठीक हो, कोई कोई ऐसी साइंस हो जो मुझे नहीं समझ में आ रही, लेकिन मैंने आपके सामने एक सिंपल मैथ रख दिया है कि जो कीमतों के मुताबिक ये अपनी कीमत तयन करते हैं वो कीमतें February 27 को क्या थी, और आज वो कीमतें या तो कम है या एक आधा डॉलर या आधे डॉलर का फर्क है, लेकिन फिर भी जो ऑयल प्राइसेस हैं पाकिस्तान में इफेक्टिवली इन रुपीस वो 42-43 ज़्यादा है। तो ये अजीबोगरीब साइंस है, ये क्या मामला है, ये अब ये इनको इसका जवाब देना चाहिए। बहरहाल मेरे ख्याल से तो इसकी कीमत वापस उसी सतह पर आनी चाहिए, ₹258, 260 कर दें, ₹2 रख लें, और लेकिन ये अपनी कीमत सही करें इस चीज़ को, उसको वापस लेकर आए वहाँ पर। अब ये आप सुनिए खबर, अजीबोगरीब खबर है कि FIA ने एक छापा मारा F7 में। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप जरा इस पर गौर करिएगा। अगर कोई इस्लामाबाद को जानता है तो F6 जो है वो इस्लामाबाद का सबसे मेन सेक्टर है, उसके साथ ही F7 वाक़या है। अब F7 में छापा मारा जाता है और वहाँ पर एक घर में छापा मारते हैं, वहाँ पर जो ड्राइड या प्रोसेस्ड जो प्लेसेंटाज हैं वो बरामद किए जाते हैं। अब प्लेसेंटाज क्या होते हैं? वो जब कोई बच्चा पैदा होता है, जो उसकी वो कॉर्ड जिस चीज़ से अटैच होती है, एक बच्चे की पैदाइश के साथ ही ये प्लेसेंटा भी डेवलप होता है, और उसको फिर काट के और उस प्लेसेंटा को ज़ाया कर दिया जाता है। जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो प्लेसेंटा लेकर थोड़ी आते हैं। आमतौर पे ये प्रैक्टिस होती है, वो ज़ाया कर दिया जाता है, हॉस्पिटल कहाँ गया हमें क्या पता। अब वहाँ पर ये ड्राइड प्लेसेंटास जो हैं वो मौजूद थे, प्रोसेस थे, और वो लोग इसको एक्सपोर्ट करते थे वियतनाम, प्रोसेस करके शी प्लेसेंटा के नाम से। ठीक है जी। अब ये प्लेसेंटा जो है ये इसकी बेसिकली ये इलीगल है, इसकी ट्रेड या इसका यूज़ जो है वो अगर तो एक सर्टन फॉर्मेलिटी के तहत इसका यूज़ किया जाए तो वो मेडिकल में रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके मुख्तलिफ जो यूजेज हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ये बेसिकली स्मगल किया जाता है और फिर यूज़ किया जाता है, स्किन प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है, और इस तरह के और काम है जिसमें इसको यूज़ किया जाता है। सो F7 में चाइनीज़ ये काम कर रहे थे पाकिस्तानियों के साथ। हैरान होता हूँ मैं यार, F7 में ही शुरू हो गए वो। कोई मज़ाफ़ाती इलाके में, कुछ चक शहजाद में कोई छुप के या कुछ होता है, वो F7 में लगे हुए हैं। तो बहरहाल अब इसका जो यूज़ है वो एज आई सेड क्रीम्स में होता है, सीरम्स में होता है, मास्क में होता है, शैम्पूज़ में होता है, और वो इसको क्लेम करते हैं कि प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट्स इसमें और ग्रोथ फैक्टर्स हैं। जो ह्यूमन प्लेसेंटाज हैं ये इसकी इलिसिट सप्लाई चेन है, ये इसका कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज़ होता है, लेकिन उसके कोई वो नहीं है, सपोर्टिंग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इसका कोई फ़ायदा होता है, बहरहाल यूज़ होता है। बाकी बायोमेडिकल रिसर्च में होता है, इसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन में होता है। ये बहुत सारी जो इस तरह की चीज़ें हैं उसमें ये यूज़ होता है रीजनरेटिव मेडिसिन की। इलीगल टिश्यू ट्रेड जो है
उसमें ये होता है, ये जो डोनर्स होते हैं, ये बेसिकली जो लोग जिसका होता है ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसके ऑपरेशन में से एक वक्त बच्चे के साथ निकला है, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। बट वो कोई ऐसा होती नहीं है, वो ज़ाया हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। तो लोग डोनेट करते हैं, यानी इसके डोनर सिस्टम है जिसके थ्रू इसको किया जाता है। ये बेसिकली इसकी वायलेशन है मेडिकल एथिक्स और टिश्यू डोनेशन लॉज जो हैं, ये उसकी वायलेशन में होता है। सो बहरहाल ये इसके इश्यूज हैं। अब ये हमारे लिए जो चीज़ है वो ये कि F7 में ये काम हो रहा था, ये बहुत सारा इस तरह का काम जो है वो इस्लामाबाद में हो रहा होता है। अब कोई बंदा आ जाता है ऑफिसर FIA में, अच्छा वो इस तरह को काम करके तो वो रोक लेता है, वरना फिर आपको पता है मंथली ही चलती हैं, एक दूसरे की रजामंदी के साथ मामला चल रहे होते हैं। और नाज़रीन, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाने वाले 6 फौजियों के नाम सामने ले आए हैं। ये बेसिकली जो नेशनल वॉर मेमोरियल है 2025 के जो रोल ऑफ ऑनर है उसमें इनके नाम लगाए गए हैं। खैर उनकी डिटेल्स तो हैं, लेकिन 6 जो फौजी हैं कम से कम वो तो मान गए कि वो तो मारे गए थे, वरना ये तो मानते कुछ नहीं है। इंडियंस जो है इतने ढीठ है। लेकिन बहरहाल मैं वो पिछले दिनों क्या कल परसों मेरे वो दोबारा नज़र से गुजरी, वो मोदी पाकिस्तानियों को धमकी दे रहा था कि पाकिस्तानी शहरियों को कहता हूँ कि वो रोटी खाएं, वरना फिर मेरी गोली तो है ही है। और फिर उसके आगे जो हमने किया 10 मई को इसके साथ, जो हमने ताबड़तोड़ इस पर मिसाइल हमले किए, इसकी ऐसी की तैसी कर दी हमने। और फिर ये भागता हुआ गया अमेरिका के पास कि बचाओ बचाओ बचाओ, सीज फायर करा दो मेरा। तो फिर वो सीज फायर हमने इसका माना, तो वो मुझे यकीन करिए रोंगटे खड़े हो गए, गूसबम्स जिसको कहते हैं वो आ गए कि यार अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी कामयाबी से नवाजा, और हम आज एक प्राउड नेशन के तौर पे दुनिया में मौजूद हैं, और हम मोदी के आगे नहीं झुके, अल्लाह का शुक्र है इंडिया के आगे नहीं झुके, वरना ये हमारा पता नहीं क्या हासिल करते। तो ये हमारे लिए एक बड़ी प्राइड का मोमेंट है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम आज एक प्राउड नेशन के तौर पे, एक आज़ाद नेशन के तौर पे सर उठा के दुनिया में जी रहे हैं। और नाज़रीन, CTO लाहौर अब्दुल रहीम शिराजी ने बड़े कुछ इंकशाफात किए हैं, वो बड़े दिल दहला देने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं कि लाहौर में 73% जानलेवा हादसात में मोटरसाइकिल मुलव्वस हैं। रवान साल 143 जानलेवा हादसात में 97 मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार चुके हैं। लाहौर में रजिस्टर्ड 82 लाख व्हीकल्स में से 61 लाख मोटरसाइकिलें हैं। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट की पाबंदी यकीनी बनाएं। ये तो बहुत ज़रूरी है कि जो हेलमेट है वो ज़रूर पहने, अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर करें, और उसके बगैर आपको बिल्कुल मोटरसाइकिल नहीं चलानी चाहिए। शॉर्टकट्स ना लें, किसी किस्म की वो हरकत ना करें कि जी जो रॉन्ग टर्न है उसमें ना जाएं, वो वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें। लेकिन एक ऐसा एपिडेमिक है मोटरसाइकिल वालों में कि मुझे बड़ा वो हैरान करता है कि अगर आप 10 मोटरसाइकिलें देखेंगे तो उसमें से तकरीबन 7 मोटरसाइकिलों की जो बैक लाइट है वो नहीं चल रही होती। और कुछ वीरान ऐसे रोड होते हैं जहां पर ये लोग जा रहे होते हैं, और अगले से बंदे ने जो चला रहा है उसने कोई काला, ग्रे, ब्राउन, डार्क ब्राउन कपड़े पहने हुए हैं, तो वो नजर ही नहीं आता कि ये बंदा जा रहा है, और वो उसकी बैक लाइट चल नहीं रही होती। जब आप करीब पहुंचते हैं गाड़ी की लाइट से समहाउ कुछ ना कुछ आपको अंदाजा हो जाता है कि यार ये कुछ जा रहा है, मोटरसाइकिल है। तो मैं ये भी इल्तिजा करना चाहूँगा कि अल्लाह का वास्ता है, अपनी जो बैक लाइट्स हैं उनको रोशन करवाएं, वहाँ पर लाइट डलवाएं, और वो ताकि आने वाला पीछे से बंदा आपको देख तो सके कि आप जा रहे हैं। बहुत सारों की तो फ्रंट लाइट्स भी नहीं होती। बहरहाल फ्रंट लाइट का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बैक लाइट तो मुझे ऐसा लगता है 70% बाइक्स की बैक लाइट्स चलती नहीं है। सो मेहरबानी करें वो ज़रूर चलाएं ताकि आपकी भी सेफ्टी इंश्योर हो और दूसरों की भी सेफ्टी इंश्योर हो। आज के लिए इतना ही। आपको देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।